नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और इस एलटी ग्रेड मेंस प्रोग्राम को लेकर के। तो चलिए आज हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाले हैं और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है ये आपके टॉपिक का हिस्सा है, आपके सिलेबस में है। और यहाँ से एक प्रश्न बार बार बनता है कि इसके स्वरूप को लेकर के, कि मतलब कुछ विद्वानों का क्या कहना है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस कथन का परीक्षण करना है। तो बहुत शानदार प्रश्न है और ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे में इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। 12 अंक का प्रश्न है और आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपके प्रश्न पत्र में एक से लेकर के 10 तक जो प्रश्न होंगे वो 8 अंक के होंगे और उन्हें 125 शब्दों में लिखना है। लेकिन जो 11 से 20 तक के प्रश्न हैं वो 12 अंकों के होंगे, 200 शब्दों में उन्हें लिखना होता है। और बैच के बारे में तो मैं पीछे बताया भी हूँ, और ये जान लीजिए कि आप लोग का जो बैच है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट है और हमारे 2 बैच 7 अप्रैल से चले। एक तो यूपी पीसीएस का जो हमारा टारगेट बैच होता है, मतलब फाउंडेशन टारगेट जिसमें किया जाता है, तो वो भी 7 अप्रैल से स्टार्ट है जीएस के प्रश्न पत्र 3 से। और एलटी वाला भी जो हमारा है वो 7 तारीख से शुरू है, इतिहास से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यदि अभी तक आप लोगों ने नामांकन नहीं कराया है तो अपना नामांकन कराएं। अभी कुछ ऑफ़र है, यदि आप इस क्राइटेरिया में आएंगे तो आपको ऑफ़र भी मिलेगा। 999 रुपये में भी आपको मिल जाएगा बैच, नहीं तो फिर 1499 रुपये में। और यहाँ भी वही ऑफ़र है कि अभी 7,500 में करीब आपको बैच मिल जा रहा है, नहीं तो जैसे ही हमारी क्राइटेरिया फुलफ़िल होगी तो ये बैच बढ़ करके चला जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रश्न पुनः हम पढ़ रहे हैं कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस कथन का परीक्षण करिए। तो सबसे पहले जब कथन बेस्ड प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बताइए कि ये कथन किसका है। तो ऐसे एक छोटा सा परिचय दीजिए कि, और शुरुआत भी भूमिका आप यहीं से कर सकते हैं कि उपयुक्त कथन फला का है और जिसमें वो ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ बताइए कि उपर्युक्त कथन प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार का है। उन्होंने अपनी पुस्तक द सिपाही यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर के अपने विचारों का उल्लेख किया है। मतलब इसी में ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है उसको लेकर के, और क्या कहा था कि यह न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को वे न तो प्रथम मानते हैं, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को एकदम खंडन कर रहा है कि भाई एक विद्वानों का एक वर्ग है, जैसे वीडी सावरकर हैं, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं 1857 को, वहीं ये खारिज कर रहे हैं, तो खारिज कर रहे हैं तो उसके पीछे तो कुछ तर्क तथ्य देंगे। तो अब आपको दूसरे पैराग्राफ में उसी को बताना है कि जहाँ इसके पीछे इनका तर्क क्या था कि यह प्रथम क्यों नहीं था। तो इसके पूर्व भी इस तरह के कई विप्लव हो चुके थे। मतलब ऐसा नहीं कि 1857 के में ही एक विद्रोह हुआ, इसके पहले भी कई विद्रोह हो चुके हैं अतीत में। जैसे वेल्लोर का विद्रोह हुआ है, और भी छिटपुट जो भी सैनिकों की समस्याएं होती थी तो होती रहती थी। आप वेल्लोर विद्रोह का उल्लेख कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय क्यों नहीं था, ये एक बड़ा मैटर है और इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट है। तो राष्ट्रीय क्यों नहीं था इनके हिसाब से, तो इसमें क्या कहते हैं कि इसमें राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, क्योंकि इसमें बंगाल रेजिमेंट की ही भागीदारी थी, मद्रास एवं मुंबई रेजिमेंट ने इसमें भाग नहीं लिया था। मतलब आरसी मजूमदार का ये कहना है कि ये जो रिवोल्ट है तो इसमें देखा जाए तो ये राष्ट्रीय चरित्र का नहीं दिखता। कारण ये है कि इसमें केवल बंगाल रेजिमेंट के ही सैनिकों की भागीदारी थी, जबकि मद्रास और कलकत्ता रेजिमेंट या मुंबई रेजिमेंट इसमें भाग नहीं लिया था। बल्कि इन रेजिमेंटों ने तो दमन का सहारा लिया। एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि कलकत्ता रेजिमेंट जहां विद्रोह कर रहा है, वहीं मद्रास और मुंबई रेजिमेंट इस विद्रोह के दमन में लगे हुए हैं। तो ये कैसी राष्ट्रीयता है
कि एक जगह के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो दो जगह के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि विरोध क्या दमन कर रहे हैं। तो पहला इनका तर्क है। दूसरा तर्क ये देते हैं कि इनमें कई राजाओं ने भी इस विद्रोह में सहयोग नहीं दिया था। किसका? विद्रोहियों का। जैसे आप उदाहरण लीजिए कि झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो ग्वालियर के सिंधिया से सहयोग मांगती हैं, उन्हें नहीं मिलता है। ऐसे ही जो भी आसपास के नेता थे वो सहयोग मांगते हैं अपने बड़े नेता से, लेकिन उन्हें उस तरीके का सहयोग नहीं मिलता या नकार दिया जाता है। उदाहरण मैंने झांसी की रानी का दिया। राष्ट्रवादी चेतना इनके अंदर नहीं थी, इसलिए क्षेत्रीय विद्रोह था। जो राजा भागीदारी किए भी वे अपने क्षेत्रीय हितों के प्रति आग्रही थे। अब ये आगे और भी स्टेटमेंट जोड़ रहे हैं। इसमें जो भागीदारी आपको दिख भी रही है वो उनके अपने क्षेत्र विशेष की समस्याएं थी। अगर उनकी मांगें अंग्रेजों द्वारा जो मांग थी वो पूर्ति कर दी जाती तो शायद ये विद्रोह वो लोग करते नहीं। जैसे वो तर्क देते हैं कि भाई बेगम हजरत महल जो है वो ब्रिटिश कादिर को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। इसी तरीके से झांसी की रानी जो है वो दामोदर राव को बनाना चाहती थी। जब अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर नाना साहब का उदाहरण दिया जाता है तो उनको क्या था कि भाई उनको पेंशन की समस्या थी, तो पेंशन को लेकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस तरीके से जैसे मौलवी अहमदुल्लाह हैं या इलाहाबाद में लियाकत अली हैं, तो ये लोग जो विद्रोह करते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों से अंग्रेज़ों ने सत्ता छीनी थी। भाई सत्ता का जो ट्रांसफ़र हुआ था वो मुग़लों से अंग्रेज़ों को हुआ था, तो उस समय तक जो मोहंडन था अंग्रेज़ों को अपना शाश्वत शत्रु मानता था। तो ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए इसमें सबके अपने अपने हित थे और उस हित की पूर्ति के लिए इन्होंने संघर्ष किया अपने अपने क्षेत्रों में। और स्वतंत्रता की चेतना भी नहीं थी, तो नेतृत्व परंपरागत वर्ग मतलब रजवाड़ों के हाथ में था। मध्य वर्ग जो उदारवाद की चेतना से संबंधित था वह इस विद्रोह से दूर था। मतलब आरसी मजूमदार ने जो तीसरा तर्क दिया कि ये जो विद्रोह हुआ भी इसमें कुछ मुट्ठी भर रजवाड़े शामिल थे जिनके अपने हित थे, और कोई भी अगर संघर्ष होता है तो उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक उसमें राष्ट्रीयता के तत्व कैसे जुड़ेंगे। भाई अगर आज भारत में कोई आक्रमण कर दे, कोई विदेशी आक्रमण कर दे, तो यहाँ का जनता सड़क पे आ जाएगी और वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाएगी। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था, जनता की कोई भागीदारी ही नहीं थी। उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन राजा चेंज हो रहा है, कौन मारा जा रहा है, क्या है। उसकी नीति तो वही थी गुलामों वाली। तो इसलिए ये सारे तर्क देते हैं अपने स्टेटमेंट के पीछे। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इनका पूरी तरीके से सही है? चूँकि प्रश्न में क्या है, टिप्पणी करना है। तो अब इस इनके दावे की हम जांच करेंगे, तब जा कर के आपका उत्तर पूरा होगा। और 12 अंक के प्रश्न में आयोग ऐसे प्रश्न पूछता भी है। तो अब लिखिए कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरे पहलू के तहत वही अब इनके दावे जो इन्होंने तर्क दिया, इसका हम जो है अब एक एक करके इसका परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण के तहत बताइए कि विद्रोह का विस्तार अखिल भारतीय नहीं था, इसलिए राष्ट्रीयता की सीमा स्वीकार करने योग्य बात है। मतलब ये सही है कि भाई इसका जो विस्तार था वो अखिल भारतीय स्तर पर नहीं था, केवल बंगाल और अवध के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। मतलब एक तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल ही सारे क्षेत्र में था, पूरे भारत में नहीं था। तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीयता की अनुपस्थिति का विचार अस्वीकार है। मतलब ठीक है कि राष्ट्रीयता की सीमा थी लेकिन उसकी उपस्थिति ही नहीं थी, ये गलत विचार है। क्योंकि विद्रोह करने वाले अपने विचार एवं उद्देश्य में राष्ट्रवादी थे। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि ठीक है, आपकी बात सही है कि इसमें क्षेत्र विशेष की ही भागीदारी थी, लेकिन इन क्षेत्र विशेष में जो नेतृत्व कर रहे थे नेता, उसमें राष्ट्रीयता का बोध नहीं था। तो ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। वह आज़ादी चाहते थे और इसीलिए क्या किया था उन्होंने, बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया था। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। जब मेरठ छावनी में जो सैनिकों ने विद्रोह किया तो वो फिर आगे जा कर के दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बहादुर शाह नेता से आग्रह करते हैं कि आप नेतृत्व को संभालिए। मतलब एक हेड की संकल्पना लाते हैं, एक प्रधान की संकल्पना लाते हैं, और उसके तहत फिर वो जो है विद्रोह को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते थे। और बहादुर शाह जफर ने उस नेतृत्व को स्वीकार भी किया था, आप लोगों को पता ही होगा।
तो राष्ट्रीयता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। दोनों रेजिमेंटों को विद्रोह में शामिल होने का न्योता दिया था, ठीक है। जैसे इन्होंने आरसी मजूमदार ने पीछे कहा था कि भाई उसमें बंगाल तक ही सीमित रहा, मद्रास मुंबई भागीदारी ही नहीं करी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बंगाल रेजिमेंट ने मद्रास और मुंबई को जोड़ने का प्रयास नहीं किया था। लेकिन उस समय आज की जैसी सिचुएशन है कि कोई भी चीज़ें बहुत द्रुत गति से वायरल हो जाती हैं, आवागमन के इतने अच्छे साधन हैं और अपनी चीज़ों को समझा पाने का इन्हें बहुत मौका नहीं मिला, तो शायद ये कारण रहे होंगे कि वो रेजिमेंट जो है शामिल नहीं हो पाए और शेष राजाओं को ही इन्होंने न्योता दिया था। मतलब ऐसा नहीं था कि आंदोलन में जो नेता लड़ रहे थे तो ये और अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किए थे कि आइए आज़ादी की इस आहूत में सब लोग अपना अपना योगदान दें, ठीक है। तो ये बताइए, फिर वैसे भी संघर्ष के चरित्र का निर्धारण हम उसके उद्देश्य और विचार से करते हैं, न कि विस्तार और कामयाबी से। अब समझिए इस चीज़ को कि भाई किसी का कोई भी संघर्ष है तो उसके चरित्र का निर्धारण कैसे करेंगे, उसके उद्देश्य और विचार से करेंगे। विस्तार और कामयाबी तो उसके बाद की चीज़ें हैं ना भाई, वो अपने उद्देश्य में कैसा था, उसके विचार कैसे थे। यह सही है कि 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता की चेतना उतनी स्पष्ट नहीं थी। भाई सही बात है, अभी भारत राष्ट्र नहीं बना था और जब राष्ट्र नहीं बनेगा तो किसकी आज़ादी के लिए लोग लड़ेंगे, ठीक है। तो चेतना उतनी नहीं थी जितनी कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति में देखी जा सकती, जो इसके पीछे अमेरिकी फ्रांसीसी। अब देखिए ऐसे ही आपको थोड़ा सा तुलनात्मक चीज़ों को लिखिएगा तो आप 12 में 7 नंबर तक, 7.5 नंबर तक भी पा जाएंगे। तो जो आप लोगों में एक 40% पाने का एक क्राइटेरिया रहता है जनरल बच्चों को और SC बच्चों के लिए 35%, तो बस इस तरीके से लिख करके तो आए, फिर देखिए कितना अच्छा उनका स्कोर होता है। तो वही बता रहे कि तुलना कर लीजिए कि भाई ठीक है 1857 की स्वतंत्रता की चेतना उतनी स्पष्ट नहीं थी जितना कि फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति में नज़र आती है, किंतु स्वतंत्रता की चेतना नहीं थी, यह दावा ठीक नहीं है। मतलब चेतना तो थी, आपने देखा ही पीछे भाई कोई अगर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे रहा, तात्या टोपे अपने जान की आहूत दे रही हैं, या झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त कर रही हैं, तो ऐसे तो थोड़ी ना भाई चाहती वो भी समझौता कर लेती, अंग्रेज़ों के अधीन ही तो रहना। कौन सा अंग्रेज उनके धन दौलत को ले रहे थे, लेकिन अधीनता न स्वीकार करना अपने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही तो ये लोग वीरगति को प्राप्त हुए। तो वही चीज़ें आप बताइए और फिर एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए कि इस तरह हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह कुछ सीमाओं के बावजूद प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था। मतलब आपको ये मानना है और ये भारत सरकार का स्टैंड भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं स्टेटमेंट में चले जाइए। उनकी चीज़ों को बताते हुए उसका खंडन करते हुए निष्कर्ष में आप दीजिए कि ये कुछ सीमाओं के बावजूद भी पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसे माना जाता है, ठीक है। तो आज का जो आपका उत्तर था यहीं तक था और 12 अंक के प्रश्न में इतने इससे ज़्यादा 200 शब्दों में लिखना बहुत ज़्यादा स्कोप तो रहता नहीं लिखने के लिए, लेकिन ये कि टू द पॉइंट लिखना है और प्रश्न के डिमांड पे बने रहते हुए लिखना। ये नहीं है कि जो आपको उस टॉपिक से संबंधित चीज़ें आ रही हैं पूछा है स्वरूप पे तो आप कारण लिख के आएंगे तो अंक नहीं पाएंगे। तो बैच के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई ही गई हैं। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पर संपर्क कर सकते हैं। और देखिए यहाँ क्या है कि डेली हम आपको प्रश्न देंगे, आप लिख के दिखाएंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताएंगे और फिर आपको मॉडल आंसर देंगे इसी तरीके से। मतलब आपका प्रत्येक टॉपिक से हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूरा कवर करा देंगे और आपके पास हर टॉपिक का मॉडल आंसर होगा। केवल आप इसको दोहरा करके ईमानदारी से चले जाएंगे और लिखने की प्रैक्टिस अगर हमारे साथ 2 महीना आप किए, 7 अप्रैल से जो 7 जून तक हमारा बैच है, अगर इतने में लिखने की आप प्रैक्टिस लगातार किए तो सफलता आपकी 100% सुनिश्चित है। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे इसका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। एक तो हमारा @समृद्धि IAS ऑफिशियल है, ये टेलीग्राम चैनल है। दूसरा समृद्धि IAS यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। और तीसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। तो हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। और इधर जो है आपको LT ग्रेड से संबंधित एक क्वेश्चन डेली हम 7 बजे शाम को डिस्कस भी करेंगे, 1 हफ्ता। तो आप लोग सप्ताह में बने रहिए, सप्ताह भर आपको
कैसे प्रश्न लिखना है, कैसे उसको तोड़ना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, ये सारी चीज़ें हम बता देंगे। तो एक हफ्ता की जो क्लास होने वाली, जो निःशुल्क क्लास हम दे रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा। तो यूट्यूब पे तो ज़रूर बने रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं पुनः नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएँ आपको।